हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स व्युत्पन्न में। और आज हम कुछ सर्कुलर मोशन प्लस आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन प्लस फ्रिक्शन दोनों को मिला के सर्कुलर मोशन प्लस फ्रिक्शन दोनों को मिला के जो हमारे पास टॉपिक बनता है, जिसको आप डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन के नाम से जाते हैं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन यानी कि आप क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसे केसेस के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, ऐसी बातों के ऊपर स्टडी करने वाले हैं जिसमें आपके फ्रिक्शन का भी कुछ पार्ट यूज होगा और आपके सर्कुलर मोशन का भी कुछ पार्ट यूज होगा। तो डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन के हम कुछ टॉपिक रीड करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रीड करेंगे मोशन ऑफ द कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड। देखिए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क हमेशा सीधी नहीं होती, सड़क में कुछ ही दूरी पर चलने पर टर्न्स आते रहते हैं। तो जब टर्न आते हैं तो आपकी गाड़ी कुछ देर के लिए सर्कुलर मोशन में घूमती है। अब सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो हमने पढ़ी है इससे पहले, वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में अगर किसी बॉडी को घूमना है, किसी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन करना है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है तो उसके सेंटर की तरफ ऑलवेज एक फोर्स होना चाहिए, वो है mv²/r, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये वह नेसेसरी फोर्स है जो किसी बॉडी को अगर नहीं मिले तो वो कभी भी सर्कुलर पाथ में अपने आप को घुमा नहीं सकती, अपने आप को रोटेट नहीं कर सकती। अगर इस फोर्स से कम फोर्स मिलेगा तो बॉडी इस सेंटर से बाहर की तरफ कहीं चली जाएगी। तो ये हमारा था सर्कुलर मोशन का पार्ट। अब यहाँ पे लेवल सर्कुलर रोड में क्या हो रहा है कि कोई टर्न आया है। और टर्न कैसे आते हैं, कहीं पे ब्लाइंड कर्व है, कहीं कुछ है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे सड़क है, आप ऐसे जा रहे थे, सड़क में ऐसा टर्न आ गया, या आप जा रहे थे कुछ इस तरीके से, ऐसा टर्न है। यहाँ से आप जा रहे थे, आपकी वेलोसिटी थी v, और आप देखें कि ये जो रोड है ये टर्न हो गया है, और टर्न हुआ है तो कुछ देर के लिए एक सर्कुलर पाथ सा बन गया है। यहाँ पे सोचो, ये कार अगर यहाँ जाएगी तो इसको कुछ देर के लिए सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए सर्कुलर पाथ में घूमना पड़ेगा। और सर्कुलर पाथ में इस कार को अगर घूमना है तो इस कार को यहाँ पर सेंटर की तरफ कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम उसी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, कोई दूसरा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करेगा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो एक्चुअल में नेट फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इस बात को आप याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज net force towards the center of circular path। इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है ना, उस सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपके सर्कुलर मोशन में आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं कि फोर्स जो लगे सेंटर की तरफ, लेकिन एक्चुअल में वो नेट फोर्स होता है। भाई, एक से ज़्यादा फोर्सेस भी हो सकते हैं जो सेंटर की तरफ लगते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो नेसेसरी फोर्स है जो कि इस कार को सेफली टर्न होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कार कुछ देर के लिए सर्कुलर मोशन में चली जाती है। और सर्कुलर मोशन में जाएगी तो उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, और सबसे पहली कंडीशन आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन में ये बताना है कि इसे किस वेलोसिटी से, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न होना चाहिए कि कार स्कीड ना करे, बाहर की तरफ ना जाए। स्पीड निकालेंगे, जिस स्पीड से ज़्यादा अगर ये टर्न लेता है, जो भी कार वाला है अगर ये टर्न लेता है, तो वो इस रोड के बाहर जाने वाला है। ओके, तो डायग्राम को देखें, हमने कार बनाई है जो कि घूम रही है वेलोसिटी v से। इस कार का मास जो है वो m है। इस कार का मास कितना है, m है। और इस कार को सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये फोर्स आया कहां से, है ना, ये फोर्स आया कहां से? तो आइए उसके ऊपर नेट जो लगने वाले फोर्सेस है, उन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं। नेट जो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, उन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो ये जब कार रोड पे टर्न लेगी, बेटा ध्यान से देखना, अगर ये रोड पे टर्न लेने जा रही है
अगर टर्न लेने जा रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने जा रही है, तो ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ये कार बाहर की तरफ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया याद करो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर पाता, तो ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ये बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि ये इस पाथ से बाहर जाएगी, स्कीड होने की कोशिश करेगी। तो इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा? इसकी मदद करने के लिए इसके टायर्स और इस सड़क के जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स इसकी मदद करने को आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही तो इस कार और सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या कहा था? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ये कार देखो, ये ऐसे जाना चाह रही है, ये बाहर की तरफ जाना चाह रही है, ये बाहर की तरफ जाना चाह रही है, तो फ्रिक्शन इसके ये सरफेस है, ये कार इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। मान लो कार का मास मेरे पास m है, थोड़ा सा डायग्राम को जूम कर देते हैं। इस कार का मास मेरे पास m है, मास m है, तो इसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट वेट नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगी? वेट को बैलेंस करेगी। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगी? वेट को बैलेंस करेगी। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F, ये फ्रिक्शन फोर्स वह नेट फोर्स है जो इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है, जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसके सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। अगर इस कार की वेलोसिटी ज्यादा हुई, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, और फ्रिक्शन अगर उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाता तो कार स्कीड कर जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस में R और mg, और जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है उसको मैंने कहा mv²/r, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही मुझे मदद करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। ठीक है, mv²r। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर सेफली टर्न, अगर उसको सेफली टर्न करना है और टर्न विदाउट स्किडिंग, अगर उसको बिना फिसले अपनी कार को टर्न करना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे फ्रिक्शन फोर्स इज मस्ट बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी कंडीशन, यह वो कंडीशन है जिसको फुलफिल करना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा नहीं है तो ये कार सेफली टर्न नहीं कर पाएगी, यानी कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो कार बाहर की तरफ चल जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स कितना देखते हैं? फ्रिक्शन फोर्स F इज मस्ट बी ग्रेटर देन F सेंट्रीपिटल। मैं इसको C लिख देता हूं, इसको स्मॉल f, और यहां पे लिख देता हूं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू F को क्या लिख सकता हूं? म्यू इंटू एन। याद करो, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू टू नॉर्मल रिएक्शन n, म्यू इंटू एन। n की जगह पे क्यों ना mg लिख दिया जाए। mg मस्ट बी ग्रेटर देन mv²/r। म्यू mg इज मस्ट बी ग्रेटर देन mv²/r, ये होना चाहिए। काटो m से m, v की वैल्यू, तो ये मेरे पास आएगा mv²/r, ये मेरे पास आएगा म्यू आर जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू v², और v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, मिनिमम वेलोसिटी, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई मैक्स वेलोसिटी है,
इस वेलोसिटी से इस कार ड्राइवर को इस कार को इस सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहिए। अगर उसने इस वेलोसिटी का ध्यान नहीं रखा तो वो भाई साहब जाने वाले हैं सड़क के बाहर। स्किडिंग ना हो उसके लिए आपकी वेलोसिटी जो है वो इस मैक्सिमम वेलोसिटी से कम होना चाहिए। इसीलिए जब कोई टर्न आती है तो ड्राइवर को यह बात पता रहती है कि टर्न में हमें वेलोसिटी कम रखना है। उसका रीज़न क्या है? अगर वेलोसिटी कम होगी, देखो वेलोसिटी कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन उतना अगर है तो उसकी मदद कर पाएगा। भाई फ्रिक्शन जो है ना वो कांस्टेंट कह सकते हो, वेरिएबल कब है? फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है मास पे और जी पे। फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है म्यू पे। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है हमारे पास म्यू एन, या ये कहो कि फ्रिक्शन हमारे पास तो म्यू एम जी। मास कार का फिक्स है, जी उस जगह पर फिक्स है, म्यू की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये सब चीजें फिक्स है तो फ्रिक्शन की वैल्यू ही एक तरीके से फिक्स होगा, डिपेंड कर रहा है। ओके, और जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम वी स्क्वायर आर है, उसकी वैल्यू वेलोसिटी के स्क्वायर में बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उतना होना पड़ेगा फ्रिक्शन को, और अगर वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी नहीं है तो कार स्कीड करने वाली है। तो नोट कर लेंगे v इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट म्यू आर जी। इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी आपकी किसी भी सर्कुलर रोड में जब आपकी कार मोशन कर रही है तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कार को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने आने वाला है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही आपकी मदद कर सकता है। ओके, चलिए, तो अब सर फ्रिक्शन अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा? क्या कोई और तरीका है? क्योंकि फ्रिक्शन को आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते। क्या कोई और तरीका है कि ये कार यहाँ से सेफली टर्न ले पाए और फ्रिक्शन जो है कम हो तब भी ये सेफली टर्न ले पाए? और अगर फ्रिक्शन नहीं हो तब भी अगर ये सेफली टर्न ले पाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे फ्रिक्शन वहाँ पे कितना रखना चाहिए वो ध्यान देना। लेवल सर्कुलर रोड के बाद अब हम देखेंगे मोशन ऑफ कार ऑन दिस सर्कुलर बैंक रोड। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रोड को कुछ इस तरीके से रोड को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि हमें कम से कम फ्रिक्शन की मदद लेना पड़े। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक डिसाइडेड वैल्यू है जिसके अगर ज़्यादा आपने स्पीड रखी तो आप बाहर की तरफ जाने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं, अपने जो लास्ट टाइम फार्मूला हमने निकाला वो था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, जो कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होना चाहिए। अगर ये इतनी वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से कोई वहाँ टर्न लेता था तो वो लेवल सर्कुलर रोड पे स्कीड हो सकता था, बाहर की तरफ जा सकता था। उस प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सेफ बनाने के लिए मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर बैंक रोड बनाया। हमने क्या किया है, बैंक रोड का कॉन्सेप्ट समझे। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो रोड है वो तो वैसे ही है, लेकिन इस रोड में हमने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है रोड का, इस पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से थीटा एंगल से थोड़ा सा उठा के बना दिया। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मेरे पास मोड़ आ रही है, ये प्लेन रोड है, मेरे पास यहाँ से प्लेन रोड इस तरीके से, अगर कोई मोड़ आई तो मैंने इस वाले हिस्से को, इस पीछे वाले हिस्से को इस हिस्से से थीटा एंगल से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा उठा दिया। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा हम देखने वाले हैं। तो जब मेरे पास कोई टर्न होता है तो टर्न में मैंने क्या किया कि थीटा एंगल से पीछे वाले हिस्से को उठा दिया। तो मैं लेवल सर्कुलर बैंक रोड के लिए दो तरीके की स्टडी करूंगा। एक स्टडी करूंगा विदाउट फ्रिक्शन। क्या विदाउट फ्रिक्शन भी सेफली टर्न लिया जा सकता है? देखेंगे। और एक बार हम लेंगे विद फ्रिक्शन। मान लीजिए कि आप टर्न ले रहे हैं तो एक बार तो टर्न में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कोई बच्चा सीधे से आंसर करने वाला है कि सर फ्रिक्शन है नहीं ना, तो ये सीधा टर्न के बाहर चला जाएगा। ओके, और दूसरा, अगर विथ फ्रिक्शन है तो सर डिपेंड करता है कि इस वेलोसिटी से, अगर उसकी ज़्यादा वेलोसिटी है तो बाहर जाएगा, कम वेलोसिटी है तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे केस कुछ अलग है। यहाँ पे केस क्यों अलग है? क्योंकि मैंने सड़क को बैंक सड़क यानी पीछे वाले हिस्से को उठा दिया। अगर इसको देखा जाए तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देना चाहिए। ये मेरी रोड है,
ऐसे जा रही, ऐसे रोड है ना, ये रोड ऐसे जा रही बेटा है ना, यहाँ से कोई आ रहा है ऐसे टर्न ले रहा है, ये रोड पीछे वाले हिस्से से थीटा एंगल से उठी है, यहाँ पर मेरी कोई कार है जिसका मास है m। अब इस कार की मदद करने कौन आएगा, तो मैं पहला केस तो लूंगा विदाउट फ्रिक्शन वाला, विदाउट फ्रिक्शन। देखो देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के सेफली टर्न लेना अभी तक तो नहीं लगता कि सर ये इतना इजी होगा। जरा इस डायग्राम को देखिए, मेरे पास कोई कार है, घुमा दीजिए, ये रही आपकी कार। इस कार के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, अभी कार थोड़ी सी टिल्ट है, इस फिगर में देखें, इसका जो जूम फिगर है वो ऐसा है, साइड से देखें, साइड से तो ऐसा दिखेगा, रोड उठी हुई दिखेगी। इस कार पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनको लिखें mg नीचे की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगती है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां लग रही होगी n नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सपोज इसके साथ एंगल बना रही थी थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट आप लिखेंगे n cos थीटा, और ये कंपोनेंट और ये जो कंपोनेंट है उसका, इसको आप लिखेंगे n sin थीटा। फिर जिसके साथ थीटा बनाती है उसको लिखो cos, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाती फिर उसको लिख दो sin। तो मैंने n cos थीटा कंपोनेंट इधर और n sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकाले। इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन ये कि n cos थीटा जो है नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बैलेंस करने वाला है इसके फोर्स को। वहां पर याद करो, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ फोर्स को बैलेंस कर रही थी, वेट को बैलेंस कर रही थी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। और आपने कहा कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, और ये कार सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये कार सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो इसको जो मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आने वाला है, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने वाला है वो कहाँ से आएगा। तो आप जब इस तरीके से इस कार को घुमा रहे हैं, इस तरीके से इस कार को घुमा रहे हैं ऐसा उठा हुआ, तो इस सरफेस का एक कंपोनेंट n cos थीटा देखो सेंटर की तरफ लगेगा, n cos थीटा, n cos थीटा का एक कंपोनेंट इसके सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि जो n cos ऑफ थीटा है, सॉरी n sin थीटा, n sin ऑफ थीटा जो कंपोनेंट है वही तो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। समझ में आई बात। एक रोड है इस तरीके से, ये टर्न है, टर्न में है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट जो इस कार के वेट को बैलेंस करने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो देखो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है। मान लो ये टर्न है, ऐसा ऐसा कोई टर्न है, ये टर्न है तो ऐसा है, ये है मेरी नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस से नॉर्मल। इस नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक साइन कंपोनेंट इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है सर्कुलर पाथ में मोशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड 1 करो और वैल्यू निकाल लो कितनी वेलोसिटी होना चाहिए। 2 डिवाइडेड 1 यानी कि ये n से n तो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m से m भी गया, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, दैट विल बी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहाँ से अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर जी tan ऑफ थीटा, तो ये वह नेसेसरी और मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इसको टर्न नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों केसेस में कंपेयर करूँ, जब मेरे पास लेवल रोड था, लेवल रोड, और जब मेरे पास बैंक रोड था, ये बैंक रोड का वो केस है जिसमें फ्रिक्शन है नहीं। तो बैंक रोड में देखो कहीं पर भी फ्रिक्शन का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, फ्रिक्शन की कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करती नहीं, वो मास पे डिपेंड करती नहीं, वो थीटा पे जरूर डिपेंड करती है। तो ये वो नेसेसरी कंडीशन है, यह वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ज़्यादा उसे किसी बैंक रोड पे टर्न नहीं लेना चाहिए। याद करो डेथ वेल वाला कॉन्सेप्ट, डेथ वेल नाम सुना होगा, मौत का कुआं, डेथ वेल। सर डेथ वेल में वही ना घूमने वाला, हाँ वही है जो सर्कस में देखते हैं, ठीक है। डेथ वेल सर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, हाँ वो अपनी बाइक को एक मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे नहीं घुमा सकता। मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से घुमाएगा तो वो
नीचे की तरफ गिर जाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। ओके, दूसरी बात, वहां पे फ्रिक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है, उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है। ये जो आपका व्हील है कुछ इस तरीके से डिजाइन है। मान लो ये बाइक वाला यहाँ पे घूम रहा है, ये बाइक वाला यहाँ पे घूम रहा है, मैंने कुछ ऐसा बनाया, थोड़ा सा ऐसा बना दिया ऐसा। तो ये बाइक वाला जब यहाँ पर रहता है बेटा, तो इस बाइक वाले को यहाँ पर बनाए रखने में जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता होगा वो कहां से मिलता होगा? इसके अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें तो इधर होगी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। इस नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वो इधर जा सकता है, एक कंपोनेंट इधर जा सकता है। तो इसको इस सेंटर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वो कौन है? एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा ही तो इसको प्रॉपर सर्कुलर पाथ में घुमाए रखने के लिए mv²/r देता रहता है। बोलो हाँ या ना? तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी बैंक्ड रोड पर वो √ऑफ rg के बराबर होना चाहिए, या जो एंगल है थीटा वो v²/rg के बराबर होना चाहिए। दोनों एक्सप्रेशन हमारी मदद करेंगे जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। ये वो है मैक्स वेलोसिटी है, मैक्स वेलोसिटी फॉर टर्न विदाउट स्किडिंग। टर्न सेफली लिख लो, सेफली यानी कि विदाउट स्किडिंग, टर्न सेफली। मास इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंड ऑन द मास, नॉट डिपेंड ऑन मास। मास पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है टेन थीटा पर। डिपेंड करती है किस पे? टेन ऑफ थीटा पर। सोच लो इसमें कि आपकी रोड की चौड़ाई मेरे पास कुछ इस तरीके से कि ये मेरे पास हाइट जो है रोड की वो h ले लो, पीछे वाला हिस्सा h है, और ये वाला जो बेस है रोड की जो चौड़ाई है वो मेरे पास b है। तो एंगल कितना होगा? तो एंगल आप निकाल सकते हैं इसमें, एंगल टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू h/b। बस मुझे हाइट दे देना चाहिए और मुझे विड्थ दे देना चाहिए रोड की, तो मैं बता सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए h/b। तो ये कब? ये जब विदाउट फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन भी अब मुझे समझ में आया कि सेफली टर्न लिया जा सकता है विदाउट फ्रिक्शन भी। उसके लिए कंडीशन है वो है √ऑफ rg tan थीटा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी का बैंक्ड रोड का दूसरा केस देखते हैं। यानी कि अब आपके पास रोड बैंक तो होगा लेकिन आपके पास आपका फ्रिक्शन भी होगा, आपके पास आपका फ्रिक्शन भी होगा। तो हमारी मदद और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन भी उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है, और आपका ये मेरी कोई कार है और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन का साइन कंपोनेंट वो भी मेरी मदद करने वाला है। तो देखें हम इस डायग्राम को थोड़ा समझने के लिए कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यानी कि सेकेंड केस विथ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होगा विथ फ्रिक्शन और बैंक्ड रोड होगा तब क्या होगा? यानी कि यहाँ पे दोनों केस है, बैंक्ड भी है प्लस फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन फोर्स भी मदद करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, और बैंक्ड रोड तो मदद करेगा ही करेगा, हमने अभी उसको देख लिया। चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम, इस डायग्राम से हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, तो हम इसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। बस सेम है डायग्राम, बैंक्ड है थीटा से, ज़्यादा बैंक्ड हो गया क्या? चलो ये लो थोड़ा सा टिल्टेड बना देते हैं। किसी ने कहा सर रोड के पीछे वाले हिस्से को एकदम खड़ा कर दीजिए, सर ऐसे आए और ऐसा खड़ा कर दीजिए, बहुत नॉर्मल रिएक्शन पूरी की पूरी ऐसे मिलेगी, टर्न हो पाएगी गाड़ी? सोचो टर्न हो पाएगी? उसका ये कहना है कि सर एंगल 90 ही कर दो ताकि जाओ और सीधे टकरा जाए। तो ऐसे काम हमें नहीं करना है। ये रही मेरी कार और कार की ये रहे मेरे व्हील्स। इस कार का जो वही काम, मास mg नीचे, कार की नॉर्मल रिएक्शन n इधर, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर दैट विल बी n cos ऑफ थीटा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट जिसको आप n sin ऑफ थीटा कहते हैं।
ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो आने वाली है वो है फ्रिक्शन। अब देखो ये रिलेटिव मोशन किधर करेगी बेटा, ये रिलेटिव मोशन करेगी किधर, सोचो सोचो किधर करने वाली है रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन कहाँ आएगा, सोचना है, इमेजिन करो। टर्न है आपके सामने, टर्न है ऐसा, अब जा रहे हैं, यू टर्न हुआ है, टर्न होंगे तो बाहर की तरफ जाएंगे। जैसे फर्स्ट केस में देखा था कि ये कार जब टर्न लेगी, ये कार जब टर्न लेगी वो ये बाहर की तरफ जाएगी। अब बाहर की तरफ जाएगी तो इसके व्हील्स और इसके बीच में, इस रोड के बीच में जो सरफेस है इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी, फ्रिक्शन आएगा, मदद करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पर किधर होगा, तो फ्रिक्शन जो है ना वो इधर की तरफ लगेगा, एफ। फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब पूरा फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट, इधर चलो इधर चलो, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट निकालो। थोड़ा सा उचकोच हो रहा है तो इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये इधर है मेरा फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से, और ये है मेरे पास एंगल थीटा, फ्रिक्शन है एफ, एफ का इधर कंपोनेंट होगा आपका एफ कॉस ऑफ थीटा, बोलो हाँ या ना। और एफ का एक कंपोनेंट इधर निकलेगा जिसको आप कहेंगे एफ साइन ऑफ थीटा, हाँ या ना। भाई फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए आएगा, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस के अलोंग लगता है फ्रिक्शन, अगर याद हो तो, और नहीं याद है तो अभी समझ लो। सरफेस कहाँ है, ये रही ना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अलोंग द सरफेस बैक डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने फ्रिक्शन को एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ऊपर, एफ साइन थीटा नीचे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, बस कहानी खत्म। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो फिर इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है, अगर हमें डायग्राम क्लियर है तो फिर कोई डिफिकल्टीज नहीं है ना। देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन लग रहे हैं, तो एक तो वर्टिकल फोर्स लग रहा है एन कॉस ऑफ थीटा, ये किन किन को बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा एक तो एफ साइन थीटा, एक तो एफ साइन ऑफ थीटा प्लस एम जी, और इसको लिख लो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1, एन कॉस थीटा ऊपर, एन कॉस थीटा ऊपर, नीचे कौन, नीचे दो फोर्सेस, एक तो एम जी और दूसरा एफ साइन थीटा, फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में इस बार दो फोर्सेस हैं आपके, यानी कि एक आपके पास है एन साइन ऑफ थीटा, साइन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन, और दूसरा आपके पास है प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ कॉस ऑफ थीटा यानी कि फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट। ये दोनों मिलके उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाले हैं। वहां पर याद करो एक ही फोर्स होता था, वहां पर एक ही फोर्स होता था एन साइन थीटा, जो इसको बैलेंस कर रहा होता था बैंक रोड में, विदाउट फ्रिक्शन में। विथ फ्रिक्शन में एन साइन थीटा के साथ एफ कॉस थीटा भी आ गया इस एम वी स्क्वायर आर को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए तो हमने उसे बैंक किया है। बैंक करने का मतलब क्या है, हमारा थोड़ा सा बेनिफिट है, उसीलिए तो हमने उसको पीछे से थोड़ा सा टेल्ड कर दिया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड किया जाए इक्वेशन नंबर 2 को 1 से, 2 को करो 1 से, 2 डिवाइडेड 1 करो। ये मैंने लिखा एन साइन ऑफ थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस ऑफ थीटा, एन कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम से एम तो गया तो इसको लिख दो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो एक काम करिए कॉस थीटा से सबको डिवाइड करें और एफ को लिखें, एफ इज इक्वल टू, यस एफ इज इक्वल टू म्यू एन लिख सकता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एफ की जगह के म्यू एन, और इस पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड करो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो गया मेरे पास n साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट विल बी tan ऑफ थीटा, प्लस f की जगह लिखा म्यू n, तो ये हो गया म्यू n कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी 1 n
की जगह n एज इट इज cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1 माइनस f की जगह पे लिखूंगा म्यू n, तो ये होगा म्यू n sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg। n सभी जगह है, n को हटा दो, ये n कॉमन लेके सभी जगह से गायब, n कॉमन लिया और इसको मैंने सभी जगह से गायब कर दिया। ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी को इधर भेजो, आर जी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे म्यू प्लस, इसको आगे लिख दिया, म्यू प्लस टेन ऑफ थीटा, म्यू प्लस टेन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा। बहुत बढ़िया, यानी कि v जो है आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर जी, और यहाँ पर आप लिखेंगे देयर इज म्यू प्लस टेन ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा। भाई जब आपके पास आपकी सड़क फ्रिक्शन के साथ हो, बैंक्ड रोड के साथ हो, उस टाइम पे v मैक्स जो है वो इतनी होना चाहिए, इसके बराबर v मैक्स। तो जब मेरी सड़क बैंक्ड हो और फ्रिक्शन हो, उस टाइम पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो ये वेलोसिटी होना चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करें। बेनिफिट ये हुआ कि जब सड़कें थोड़ी सी बैंक्ड होगी, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं भी है, तो बैंक्ड रोड का जो नॉर्मल डायरेक्शन का जो साइड कंपोनेंट है वो उसकी मदद कर पाएगा उसको प्रॉपर फ्रिक्शन देने में, तो गाड़ियाँ स्लिप नहीं होगी, या स्लाइड नहीं होगी, स्किड नहीं होगी। दूसरा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये चेंज हो जाता है, ये समर के डेज में कुछ और रहता है और हमारे रेनी सीजन में कुछ और रहता है। रेनी सीजन में जनरली ये डिक्रीज हो जाता है। तो जो वेलोसिटी आपने पहले डिसाइड करी थी मैक्स वेलोसिटी, अगर उसी मैक्स वेलोसिटी से आप क्रॉस हुए, एक बार आप गर्मी में क्रॉस हुए, एक बार आप रेनी सीजन में क्रॉस हुए, तो जब गर्मी में क्रॉस हुए तब फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू ज़्यादा थी, उस टाइम पे आपसे अपनी टर्न ले ली। लेकिन जब रेनी सीजन आया और सेम वेलोसिटी के साथ आप टर्न होने लगे, तो वहाँ से आप स्कीड करने वाले हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी बिकॉज फ्रिक्शन चेंज हो गया। दूसरा एक और बेनिफिट हुआ कि गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो इजीली रफ नहीं होंगे, यानी कम से कम डैमेज होगा। सोचो, ये कार है ऐसे आ रही है इस तरीके से, और अगर इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, बेटा ऐसे टिल्ट कर दूं, उठा दूं, तो कार के टायर्स के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन उसको डैमेज नहीं करने वाला है। तो बैंड इसलिए किया जाता है ताकि डैमेज को कम से कम किया जा सके। तो कारों के टायर्स के बीच में डैमेज आपके कम से कम होंगे। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास सर्कुलर बैंक्ड रोड के लिए। अब करिए, हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर हमारे पास सड़क लेवल सर्कुलर है, लेवल सर्कुलर रोड है, तो लेवल सर्कुलर रोड के लिए जो आपकी मैक्स स्पीड है v, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट म्यू आर जी के। दूसरा हमने कहा कि अगर हमारे पास बैंक्ड है, और बैंक्ड में कैसी है, बैंक्ड में हमारे पास है विदाउट फ्रिक्शन, बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए म्यू आर जी टेन थीटा। ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास ये बनता है कि जब वहाँ पर विथ फ्रिक्शन हो, अगर बैंक्ड भी है विथ फ्रिक्शन है, तो v जो है वो होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हमने कुछ कंडीशंस देखी। ये वेलोसिटी मैक्स वेलोसिटी है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, इस वेलोसिटी से ज़्यादा आपको वेलोसिटी से टर्न नहीं लेना चाहिए।